शनि ग्रह के चंद्रमा टाइटन की सबसे पहली खोज एक डच एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 25 मार्च 1655 में की थी। यह उस समय शनि ग्रह के ऑर्बिट में खोजा गया अब तक का पहला मून था। साथ ही यह हमारे पृथ्वी के मून और जुपिटर ग्रह के 4 गैलीलियो मून्स के बाद सौरमंडल में खोजा गया केवल 6वां मून था। टाइटन के खोज के करीब 300 सालों बाद सन 1944 में डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर गेरार्ड कुइपर ने इस मून के चारों ओर एक एटमॉस्फेयर की खोज की, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया। जब उन्होंने टाइटन से रिफ्लेक्ट होने वाले सनलाइट को एक स्पेक्ट्रोमीटर से पास किया, तब उन्होंने इसमें मीथेन डिटेक्ट किया, जिससे यह साफ था कि शनि ग्रह के इस चंद्रमा के पास अपना खुद का एक एटमॉस्फेयर मौजूद है। यह पहली बार था जब वैज्ञानिकों ने हमारे धरती से परे किसी दूसरे सोलर बॉडी में एक एक्टिव एटमॉस्फेयर की खोज की थी। बाद में जाकर हमारे स्पेस टेलीस्कोप्स और धरती पर मौजूद ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स ने टाइटन पर एक डेंस और हेजी नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर की बात को कंफर्म किया। पर इस खोज ने वैज्ञानिकों के मन में शनि ग्रह के इस मून के लिए रुचि जरूर पैदा कर दी थी और सभी इस मून को और भी नजदीक से देखना और इसके बारे में जानना चाहते थे। अभी तक कुल 4 मिशनों ने शनि ग्रह और टाइटन मून का करीबी से अध्ययन किया है, जिसमें पायोनियर 11, वोयेजर 1, वोयेजर 2 और कैसिनी ह्यूजेंस मिशन शामिल है। टाइटन का करीबी से अध्ययन करने वाला पहला मिशन नासा का पायोनियर 11 था, जो कि सितंबर 1979 में शनि ग्रह के करीब से होकर गुजरा था। धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों ने ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स की मदद से टाइटन का अध्ययन कर उसके एक्सपेक्टेड टेम्परेचर और मास को लेकर कुछ संभावनाएं जताई थीं और पायोनियर 11 मिशन ने अपने अध्ययन के दौरान पाया कि वैज्ञानिकों द्वारा जताई गई ज्यादातर संभावनाएं सही हैं। साथ ही पायोनियर 11 ने टाइटन के साइज और इसके एटमॉस्फेयर का भी करीबी से अध्ययन किया और इस अध्ययन के दौरान उसने इसके एटमॉस्फेयर में अजीबोगरीब ब्लूइश हेज की भी खोज की। टाइटन के फैले हुए एक्सटेंडेड एटमॉस्फेयर की वजह से उस समय वैज्ञानिकों का मानना था कि ये हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय मून है, जो कि बाद में जाकर पूरी तरह गलत साबित हुआ। पायोनियर 11 के बाद 1980 और 1981 में नासा के ही वोयेजर 1 व वोयेजर 2 मिशनों ने शनि ग्रह के फ्लाईबाई को अंजाम दिया। टाइटन के बेहद ही कोल्ड टेम्परेचर और वहां खोजे गए मीथेन की वजह से वैज्ञानिकों का मानना था कि इसके सरफेस में लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स और महासागर मौजूद हो सकता है। पर अपने फ्लाईबाई के दौरान वोयेजर मिशन के कैमरे टाइटन के डेंस और हेजी एटमॉस्फेयर को भेद कर इसके सरफेस की तस्वीर ले पाने में नाकाम रहे। उन्होंने केवल इसके एटमॉस्फेयर और उसके लेयर्स की तस्वीरें लीं, जिसमें ये केवल एक फीचरलेस ऑरेंज वर्ल्ड नजर आ रहा था। हालांकि वैज्ञानिकों ने जरूर अपने अध्ययन के दौरान टाइटन पर एसिटाइलिन, इथेन, प्रोपेन और साथ ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अवशेषों की खोज की। साथ ही वोयेजर ने हमें यह भी बताया कि टाइटन का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मीथेन के कुछ अवशेष मौजूद हैं। वोयेजर 1 मिशन ने अपने अध्ययन के दौरान पहली बार टाइटन के सरफेस टेम्परेचर और एयर प्रेशर का सटीक मेजरमेंट किया। साथ ही उसने टाइटन के एक्चुअल रेडियस की भी गणना की, जिससे हमें यह पता चला कि टाइटन असल में हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा मून है, जो कि जुपिटर ग्रह के मून गैनीमेड से केवल 2% ही छोटा है। साथ ही वोयेजर ने इसके नॉर्थ और साउथ पोल के ब्राइटनेस में मौजूद डिफरेंस को भी नोटिस किया, जो कि एक सीजनल इफेक्ट था। 1994 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इंफ्रारेड लाइट के कुछ खास कलर्स की मदद से टाइटन की तस्वीरें ली, जिसकी मदद से वैज्ञानिक इसके डेंस और हेजी एटमॉस्फेयर के पार देख पाने में सक्षम थे। हबल द्वारा खींची गई तस्वीरों में वैज्ञानिकों को टाइटन के सरफेस पर विशालकाय ब्राइट और डार्क एरियाज नजर आए, जिसमें कुछ का आकार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा था। पर यह सब टाइटन के सरफेस पर मौजूद लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स की मौजूदगी को साबित कर पाने में काफी नहीं थे। ऐसे में वैज्ञानिक केवल संभावनाएं ही जता सकते थे कि टाइटन के हेजी एटमॉस्फेयर के नीचे क्या क्या मौजूद हो सकता है। पर 2004 में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा शनि ग्रह पर भेजे गए कैसिनी ह्यूजेंस मिशन के साथ ये सब कुछ बदल गया। कैसिनी ह्यूजेंस शनि ग्रह के ऑर्बिट में रहकर
इस ग्रह और उसके मून्स का अध्ययन करने वाला पहला इंसानी मिशन बना। 2004 में शनि ग्रह के ऑर्बिट में दाखिल होने के साथ ही नासा के कैसीनी मिशन ने टाइटन के क्लोज फ्लाईबाय के जरिए इसका अध्ययन करना शुरू कर दिया था। दिसंबर 2004 को हुइजेंस प्रोब मुख्य कैसीनी स्पेसक्राफ्ट से अलग हुआ और टाइटन मून की ओर अपना सफर शुरू किया। इस मिशन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यह टाइटन के हार्ड सरफेस, लिक्विड लेक या किसी प्रकार के दलदल में भी आसानी से लैंडिंग कर सकता था। इस प्रोब में कई तरह के खास इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे जो कि इसके लैंडिंग के दौरान टाइटन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स की तस्वीरें लेने और उसका अध्ययन करने में सक्षम थे। कैसीनी स्पेसक्राफ्ट से अलग होने के करीब 22 दिनों के बाद 14 जनवरी 2005 को यह प्रोब टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, जिसके बाद इसका करीब 2 घंटों और 30 मिनट का डिसेंट शुरू हुआ। डिसेंट के दौरान ये प्रोब टाइटन के एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स से होकर गुजरा और इस दौरान इसने कई महत्वपूर्ण जानकारियां मुख्य कैसीनी स्पेसक्राफ्ट के जरिए धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजी। टाइटन के डेंस एटमॉस्फेयर से गुजरने के बाद ये आखिरकार इसके हार्ड सरफेस पर लैंड हुआ, जिसके साथ ही ये किसी दूसरे ग्रह के मून पर लैंड करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया। हुइजेंस प्रोब टचडाउन के बाद करीब 72 मिनट तक एक्टिव रहा, जिस दौरान यह टाइटन के सरफेस से जुड़ी कई तस्वीरें और जानकारियां मुख्य स्पेसक्राफ्ट को भेजता रहा। पर इसके बाद इसका कैसीनी स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूट गया और हुइजेंस मिशन का अंत हो गया। हुइजेंस मिशन ने टाइटन के एटमॉस्फेयर, सरफेस और वहां मौजूद विशालकाय हाइड्रोकार्बन लेक्स और नदियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई। साथ ही इसने टाइटन पर एक एक्टिव एनवायरनमेंट और लिक्विड साइकिल की खोज की, जहां हमारे धरती की तरह ही बादल बनते हैं जिनसे लिक्विड हाइड्रोकार्बन की बारिश होती है। ये लिक्विड हाइड्रोकार्बन इसके सरफेस पर नदियों के रूप में बहता है, जो कि झीलों और सागरों के रूप में इसके सरफेस पर देखे जा सकते हैं। ऐसे में आगे हम धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स द्वारा जुटाई गई जानकारियों और इन मिशनों द्वारा एकत्र किए गए तस्वीरों और डेटा की मदद से टाइटन मून की एक अनोखी यात्रा पर चलेंगे और उसके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। साइज एंड डिस्टेंस। टाइटन का डायमीटर करीब 5150 किलोमीटर है, जो कि इसे हमारे सौरमंडल का सबसे विशालकाय मून बनाता है। आप इसके आकार का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि ये मर्क्यूरी प्लैनेट से भी विशालकाय है और हमारे मून से करीब 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है। टाइटन हमारे सूर्य से लगभग 1.4 बिलियन किलोमीटर या 9.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूर्य की रोशनी को इस मून के सरफेस तक पहुंचने में करीब 80 मिनटों का समय लग जाता है। सूर्य से बेहद ही ज्यादा दूरी पर मौजूद होने की वजह से इसे हमारे पृथ्वी को मिलने वाली सनलाइट की तुलना में करीब 100 गुना कम सनलाइट मिलती है। ऑर्बिट एंड रोटेशन। टाइटन को शनि ग्रह का चक्कर पूरा करने में करीब 15 दिनों और 22 घंटों का समय लगता है। टाइटन एक सिंक्रोनस रोटेशन में शनि ग्रह का चक्कर लगाता है, यानी इसे अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करने और शनि ग्रह के एक ऑर्बिट को पूरा करने में लगभग एक ही समय लगता है, जिसकी वजह से टाइटन शनि ग्रह से एक तरह से टाइडली लॉक्ड है, यानी कि इसका एक फेस या साइड हमेशा शनि ग्रह की ओर रहता है और दूसरा साइड हमेशा इसके विपरीत दिशा में। शनि ग्रह को हमारे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में करीब 29 अर्थ ईयर्स का समय लगता है। साथ ही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारे धरती की तरह ही टिल्टेड है, जिसकी वजह से सैटर्न ग्रह और टाइटन मून पर हमारी धरती की तरह ही सीजन्स आते हैं, जो कि 7 अर्थ ईयर्स तक रहते हैं। टाइटन के इंटरनल स्ट्रक्चर को लेकर वैज्ञानिकों की जानकारी सीमित है, पर कैसीनी ह्यूजेंस मिशन द्वारा जुटाए गए डेटा की मदद से तैयार किए गए मॉडल के अंतर्गत टाइटन 5 अलग अलग लेयर्स से मिलकर बना हुआ हो सकता है। इसका इनर मोस्ट लेयर इसका कोर है, जिसका डायमीटर 4000 किलोमीटर है, जो कि रॉक से मिलकर बना हुआ है। इसके कोर के ऊपर एक खास तरह का वाटर आइस शेल मौजूद है, जो कि केवल हाई प्रेशर जगहों में पाया जाता है। ये हाई प्रेशर आइस एक सॉल्टी लिक्विड वाटर के लेयर से ढका हुआ है, जिसके बाद आता है वाटर आइस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना हुआ इसका आउटर मोस्ट लेयर,
जो कि इसका सरफेस है। फॉर्मेशन। वैज्ञानिकों को टाइटन के फॉर्मेशन को लेकर बेहद ही कम जानकारी है और वो लगातार इस पर अध्ययन कर रहे हैं। टाइटन का एटमॉस्फेयर जरूर हमें इसके फॉर्मेशन के बारे में कुछ जानकारियां देता है। कैसिनी ह्यूजेंस मिशन में मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स ने इसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 14 और नाइट्रोजन 15 के आइसोटोप्स की खोज की। इसके इंस्ट्रूमेंट ने ये पाया कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में पाए गए नाइट्रोजन आइसोटोप का रेशियो ओट क्लाउड में पाए गए कॉमेट्स के रेशियो से मिलता जुलता है, जिससे वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन के बिल्डिंग ब्लॉक्स का निर्माण हमारे सौरमंडल के अर्ली स्टेज में उसी गैस और डस्ट के क्लाउड में हुआ था जिससे कि हमारे सूर्य का निर्माण हुआ था। टेम्परेचर ऑन टाइटन। टाइटन के सरफेस का एवरेज तापमान -180 डिग्री सेल्सियस है, जो कि हमारे धरती के एवरेज तापमान से काफी ज्यादा कम है। टाइटन इतना ठंडा है कि इस चंद्रमा पर वाटर आइस हमारे धरती पर पाए जाने वाले रॉक्स की तरह होते हैं। टाइटन का थिक एटमॉस्फेयर एक तरह से डबल एजेंट का काम करता है, जो कि सूर्य से आने वाले लगभग 90% सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी वजह से टाइटन के सरफेस को हमारे पृथ्वी की तुलना में केवल 1% ही सनलाइट मिलती है। पर इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन इसके सरफेस पर एक तरह का ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करता है, जिसकी वजह से इसका तापमान कुछ हद तक बढ़ जाता है। एटमॉस्फेयर। हमारे सौरमंडल में अब तक 150 से ज्यादा मून्स की खोज की जा चुकी है, पर इन सभी में टाइटन ही एकमात्र ऐसा मून है जिसके पास एक थिक एटमॉस्फेयर मौजूद है। टाइटन के सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पृथ्वी की तुलना में 60% ज्यादा है। टाइटन हमारे धरती की तुलना में बेहद ही छोटा है, जिसकी वजह से इसकी ग्रेविटी हमारे धरती के ग्रेविटी की तुलना में केवल 14% मात्र ही है। इतनी कम ग्रेविटी की वजह से यह अपने एटमॉस्फेयर को कसकर बांध कर नहीं रख पाता और इसी वजह से इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से 10 गुना ज्यादा ऊंचाई तक करीब 600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसका एटमॉस्फेयर करीब 95% नाइट्रोजन और 5% मीथेन से मिलकर बना हुआ है, जिसमें कुछ मात्रा में कार्बन रिच कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन और नाइट्रोजन के स्प्लिटिंग और रिसाइकलिंग की वजह से एक खास तरह के थिक ऑरेंज कलर के हेज या स्मॉग का निर्माण होता है और इसी स्मॉग की वजह से धरती पर मौजूद टेलीस्कोप्स और वॉयेजर मिशनों में मौजूद कैमरास इसके एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद इसके सरफेस को साफ साफ देखने में नाकाम रहे। साथ ही कुछ हैवी कार्बन रिच कंपाउंड्स समय के साथ इसके सरफेस पर जम गए, जो कि सैंड की तरह नजर आते हैं। इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन ही इसके कॉम्प्लेक्स एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री को संभव बना पाता है, पर सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट और शनि ग्रह के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगातार इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद मीथेन को कार्बन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करता रहता है। ऐसे में आखिर इसके एटमॉस्फेयर में इतना मीथेन फिर कहां से आ जाता है, ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक सवाल ही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन के सरफेस पर आज भी क्रायोवोल्केनोज मौजूद हो सकते हैं, जो कि मोल्टेन रॉक लावा की जगह आइस, वाटर और दूसरे मटेरियल्स को एमिट करते हैं। क्लाउड्स एंड मीथेन रेन। टाइटन मून के नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन पर वैज्ञानिकों को क्लाउड फॉर्मेशन का पता चला है। ये क्लाउड्स मुख्य रूप से मीथेन और इथेन से बनते हैं, जो कि इसके सरफेस पर हाइड्रोकार्बन की बारिश करते हैं। जब यह हाइड्रोकार्बन बारिश के रूप में इस मून पर बरसती है तो मीथेन के हल्के आकार और टाइटन की कम ग्रेविटी की वजह से यहाँ बारिश की बूंदों का साइज किसी फुटबॉल जैसा होता है। टाइटन के सरफेस पर होने वाले इस हाइड्रोकार्बन के रेन की वजह से इसके सरफेस पर छोटे छोटे रिवर सिस्टम का जन्म होता है, जिसके जरिए लिक्विड हाइड्रोजन बड़े लेक्स और सागरों तक जाता है। एक अनुमान के मुताबिक इन लेक्स का आकार कई किलोमीटर्स और गहराई सैकड़ों मीटर तक होती है। अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि टाइटन मून के नॉर्थ पोल में विंटर सीजन के दौरान ज्यादा विशालकाय हाइड्रोकार्बन लेक्स मौजूद होते हैं, वहीं समर सीजन के दौरान इन लेक्स की संख्या और आकार घट जाते हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि टाइटन पर विंटर सीजन में लिक्विड हाइड्रोकार्बन की बारिश होती है, जो कि समर सीजन में इवेपोरेट हो जाते हैं। सरफेस।
टाइटन मून के सरफेस पर वैज्ञानिकों को विशालकाय लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स का पता चला, जो कि इसे धरती से परे एक लौता सोलर बॉडी बनाता है जिसके सरफेस पर स्टेबल लिक्विड लेक्स मौजूद हैं। पर टाइटन का ज्यादातर सरफेस डार्क सैंड ड्यून्स से ढका हुआ है, जो कि इसके इक्वेटोरियल रीजन तक फैले हुए हैं। इन ड्यून्स यानी टीलों में मौजूद सैंड असल में डार्क हाइड्रोकार्बन ग्रेन्स हैं, जो कि कॉफी के विशालकाय ग्राउंड्स की तरह नजर आते हैं। टाइटन के सरफेस पर बेहद ही कम इम्पैक्ट क्रेटर्स मौजूद हैं, जो कि ये बतलाता है कि इस मून का सरफेस रिलेटिवली काफ़ी यंग है और इसके सरफेस पर चल रहे जियोग्राफिकल एक्टिविटीज़ या प्रोसेस ने पुराने इम्पैक्ट क्रेटर्स को ढक लिया है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में पाया है कि टाइटन के सरफेस पर आज भी कई एक्टिव आइस वोल्केनोज मौजूद हो सकते हैं, पर धरती पर पाए जाने वाले वोल्केनोज से विपरीत इन वोल्केनोज से मोल्टन रॉक की जगह लिक्विड वाटर लावा के रूप में निकलता है। टाइटन मून के सरफेस को मुख्य रूप से उसके डार्कनेस या ब्राइटनेस के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है, पर उसके मून में कई खास तरह के फीचर्स मौजूद हैं जिन्हें 20 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है, जिनमें से कुछ खास फीचर्स के बारे में हम आगे जानेंगे। क्रैकन मेयर टाइटन मून के सरफेस पर खोजा गया अब तक का सबसे विशालकाय वाटर बॉडी है, जो कि करीब 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। ये असल में लिक्विड हाइड्रोजन का विशालकाय सागर है, जो कि इसके नॉर्थ पोलर रीजन में मौजूद है। कैसिनी मिशन के रेडर अल्टीमीटर द्वारा किए गए अध्ययन से ये पता चला है कि ये सागर 100 से 300 मीटर तक गहरा हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये टाइटन के दूसरे सबसे विशालकाय सी लीजिया मेयर से इंटरनली जुड़ा हुआ हो सकता है। इसमें आने वाले टाइड्स और करंट्स का कारण टाइटन मून के ऑर्बिटल एक्सेंट्रिसिटी को बताया जाता है। डूम मॉन्स को टाइटन पर मौजूद सबसे विशालकाय माउंटेन रेंज माना जाता है, जो कि असल में प्राचीन क्रायोवोल्केनो की एक श्रृंखला हो सकती है। क्रायोवोल्केनो हमारे सौरमंडल के दूसरे ग्रहों और उनके मून में पाए जाने वाले कुछ खास तरह के वोल्केनोज होते हैं, जिनसे मोल्टेन रॉक की जगह मोल्टेन आइस, वाटर और मीथेन जैसे दूसरे मटेरियल्स निकलते हैं। ये टाइटन के सदर्न हेमिस्फीयर में मौजूद डार्क रीजन में स्थित है, जिसके सबसे ऊंचे पीक की ऊंचाई करीब 1450 मीटर है। समय के साथ ये धीरे धीरे जमने लगते हैं और टाइटन मून की कम ग्रेविटी की वजह से इनका आकार काफ़ी विशालकाय हो जाता है। पर टाइटन एक काफ़ी एक्टिव मून है, जिसकी वजह से इस माउंटेन रेंज में लगातार विंड, रेन और स्नो की बारिश होती है, जो कि इरोजन का कारण बनते हैं, जो इस माउंटेन रेंज को और ऊंचा होने से रोकती है। ज़ैनाडू टाइटन मून के इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद एक ब्राइट फीचर है, जो कि शंग्रीला नाम के डार्क फीचर के सेंटर में मौजूद है। ये एक बेहद ही हाई रिफ्लेक्टिव रीजन है, जो कि आकार में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जितना विशालकाय है। इसके हाई रिफ्लेक्टिव नेचर को देखते हुए वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रीजन मुख्य रूप से वाटर आइस से बना हुआ हो सकता है, पर इसके साथ ही अध्ययन के दौरान वैज्ञानिकों ने इस रीजन में रिवर्स, हिल्स, वैलीज और ड्यून्स जैसे दूसरे सरफेस फीचर्स की भी खोज की है। शंग्रीला टाइटन मून के इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद एक डार्क रीजन है, जो कि असल में सैंड ड्यून्स और ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। ये इसके इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद 3 विशालकाय सैंड सीज में से एक है। इसके अलावा 2 और रीजन बेलेट और फेंसल भी है। इसके सैंड के असल कॉम्पोजिशन और इस रीजन के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारी बेहद ही कम है। ऐसे में भविष्य में प्रस्तावित नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन इन सैंड ड्यून्स के कॉम्पोजिशन और नेचर के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटा सकता है। ओंटारियो लेकस एक हाइड्रोकार्बन लेक है, जो कि टाइटन मून के साउथ पोलर रीजन में मौजूद है। ये लेक 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके नॉर्दर्न शोरलाइन यानी तट पर विशालकाय पहाड़ों की श्रृंखला और रिवर वैलीज मौजूद हैं। वहीं इसके वेस्टर्न शोरलाइन पर वैज्ञानिकों को रिवर डेल्टाज मिले हैं, जिनका निर्माण हाइड्रोकार्बन रिवर्स की वजह से हुआ है। इसके नॉर्थ पोल पर वैज्ञानिकों को ओंटारियो लेकस की तरह ही एक विशालकाय लेक का पता चला है, जिसे जिंगपो लाकू नाम दिया गया है। हैबिटेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर लाइफ।
उम्मीद है कि अभी तक आपने टाइटन मून के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया होगा, पर टाइटन मून के बारे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इसके अंडरग्राउंड लिक्विड ओशियंस और इसके सरफेस में किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं। किसी भी प्लैनेट या उसके मून पर जीवन की उत्पत्ति के लिए 3 की इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी होता है। ये 3 बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर किसी ग्रह पर ये तीनों इंग्रेडिएंट्स सही मात्रा में मौजूद होते हैं तो उस ग्रह पर जीवन की पनपने की संभावनाएं सबसे अधिक होती है। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने अपने अध्ययन के दौरान टाइटन मून का कई बार ग्रेविटी मेजरमेंट्स किया, जिसमें एक बात ये सामने आई कि टाइटन के सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर का एक विशालकाय ओशियन मौजूद है। इस लिक्विड वाटर में सॉल्ट या अमोनिया मिला हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से ये इतने कम तापमान में भी जमा नहीं है और लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है। इसके साथ ही यूरोपियन स्पेस एजेंसी के हुइजेंस प्रोब ने 2005 में टाइटन मून के सरफेस पर लैंडिंग के दौरान रेडियो सिग्नल्स की मदद से इसके सरफेस का अध्ययन किया। इस अध्ययन में भी ये बात सामने आई कि इसके आइसी सरफेस से करीब 55 से 80 किलोमीटर नीचे लिक्विड वाटर के ओशियंस मौजूद हो सकते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिकों ने इसके सरफेस और एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की खोज भी की है, जो कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स जैसे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए के लिए ज़रूरी होती है। वहीं अगर हम टाइटन मून के एनर्जी सोर्सेज की बात करें तो वैज्ञानिकों का मानना है कि इसे एनर्जी मुख्य रूप से इसके कोर में होने वाले रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के डीके से मिलती है, पर साथ ही इसे थोड़ी बहुत एनर्जी शनि ग्रह के टाइडल हीटिंग से भी मिल रही है। ऐसे में थियोरेटिकली टाइटन मून के अंडरग्राउंड लिक्विड ओशियंस में जीवन के पनपने के लिए ज़रूरी तीनों की इंग्रेडिएंट्स लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद हो सकते हैं। और इन अंडरग्राउंड ओशियंस का एनवायरनमेंट काफ़ी हद तक हमारे धरती के प्राचीन महासागरों की तरह हो सकता है, जब हमारे धरती पर पहली बार जीवन पनप रहा था। पर कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि इसके सरफेस पर मौजूद हाइड्रोकार्बन बेस्ड एनवायरनमेंट भी किसी खास तरह के जीवन के पनपने के लिए सूटेबल हो सकता है। ऐसा जीवन जो कि लिक्विड वाटर बेस्ड न होकर लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेस्ड हो। ऐसा जीवन जो कि हमारे धरती से बेहद ही अलग और हमारे कल्पनाओं से परे हो। ऐसा जीवन जो कि कार्बन बेस्ड न होकर किसी और मॉलिक्यूल पर बेस्ड हो, जैसे कि सिलिकॉन। हालांकि अभी तक किए गए खोजों से वैज्ञानिकों को टाइटन के सरफेस पर किसी प्रकार के जीवन के कोई सबूत नहीं मिले हैं, पर अपनी खासियतों और पोटेंशियल हैबिटेबल एनवायरनमेंट की वजह से टाइटन आने वाले कई दशकों तक हमारे स्पेस मिशनों और अध्ययनों का ठिकाना बना रहेगा। इन्हीं वजहों से आखिरकार नासा ने ऐलान किया कि वह सैटर्न के मून टाइटन पर अपना एक सेपरेट स्पेस मिशन भेजने जा रहा है, जो कि वैज्ञानिकों के सभी सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेगा। इस मिशन को टाइटन ड्रैगनफ्लाई नाम दिया गया है, जो कि मुख्य रूप से एक रोटर क्राफ्ट मिशन होगा, जो कि टाइटन के डाइवर्स एनवायरनमेंट जैसे कि ऑर्गेनिक ड्यून्स, इम्पैक्ट क्रेटर्स और लिक्विड हाइड्रोकार्बन के लेक्स का अध्ययन करेगा। साथ ही ये इस मून के एटमॉस्फेयर, सरफेस प्रॉपर्टीज, सब सरफेस लिक्विड ओशियंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का अध्ययन कर यहाँ लाइफ के पॉसिबिलिटीज का पता लगाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ड्रैगनफ्लाई मिशन को 2026 अंत तक लॉन्च किया जा सकता है, जिसके बाद ये करीब 8 सालों की लंबी यात्रा और कई सारे ग्रेविटी असिस्ट के बाद 2034 तक टाइटन मून तक पहुंचेगा, जिसके बाद ये टाइटन मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। एक बार सफलतापूर्वक लैंड होने के बाद ये करीब 2.5 सालों तक 5150 किलोमीटर विशाल टाइटन मून पर 20 से ज़्यादा साइंटिफिक फ्लाइट्स को अंजाम देगा, जिस दौरान ये मिशन टाइटन चंद्रमा के करीब 180 किलोमीटर विशाल क्षेत्र में घूमकर इसका अध्ययन करेगा। करीब 10 फीट लंबा ये स्पेस ड्रोन सबसे पहले टाइटन के इक्वेटोरियल रीजन के करीब मौजूद सैंड ड्यून पर लैंड करेगा, जिसके बाद ये धीरे धीरे अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी कि सेल्क क्रेटर तक पहुंचेगा। वैज्ञानिकों ने 80 किलोमीटर विशाल सेल्क क्रेटर पर खास रुचि दिखाई है, क्योंकि ये टाइटन मून पर लाइफ के साइंस खोजने के लिए सबसे चुनिंदा जगहों में से एक है, जिसका कारण है कि इस जगह पर जीवन के पनपने के लिए ज़रूरी सभी 3 इंग्रेडिएंट्स जैसे कि लिक्विड वाटर, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल
और एनर्जी मौजूद हो सकता है। टाइटन मून सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूरी पर मौजूद है और इसे हमारे पृथ्वी की तुलना में केवल 1% ही सनलाइट मिलती है, जिसकी वजह से ड्रैगनफ्लाई मिशन एनर्जी के लिए सोलर पावर पर निर्भर नहीं रह सकता और इसी वजह से इसे पावर देने के लिए इसमें एक न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग किया जाएगा, जिसे मल्टी मिशन रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के नाम से जाना जाता है। ये वही पावर सोर्स है जिसका इस्तेमाल मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी और परसीवरेंस रोवर्स द्वारा किया जाता है। ड्रैगनफ्लाई मिशन में कई तरह के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और एक विशाल कैमरा मौजूद होगा, जो कि टाइटन मून के सरफेस, फीचर्स और एटमॉस्फेयर का करीबी से अध्ययन करेगा। इसमें एक स्पेक्ट्रोमीटर मौजूद होगा जो कि टाइटन के कॉम्पोजिशन का अध्ययन करेगा। साथ ही इसमें मीटियोरोलॉजी सेंसर और एक सिस्मोमीटर भी होगा जो कि टाइटन के मिनरल्स और वहां आने वाले भूकंपों का अध्ययन करेगा। इसमें एक ड्रिल मशीन और एक ऑन बोर्ड लैबोरेटरी भी मौजूद होगा जो कि टाइटन के सरफेस पर ड्रिल कर उसके मिट्टी के सैंपल्स को इकट्ठा करेगा, जिसके बाद वह उसे एनालिसिस के लिए अपने ऑन बोर्ड लैबोरेटरी तक भेजेगा। इस मिशन का एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन करीब 2.7 सालों का है, पर काफ़ी संभावना है कि यह मिशन इससे आगे भी कई सालों तक काम करता रहेगा और टाइटन मून का अध्ययन कर जानकारियां धरती तक भेजता रहेगा। इस मिशन के जरिए वैज्ञानिक इस विचित्र चंद्रमा के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं और क्या पता ये मिशन वहां किसी प्रकार के जीवन की खोज कर ले।